इससे पहले एक बार परिचय के रूप में हमारे साथ प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा जी, आप फॉर्मर वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और अभी हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है हरियाणा का, आप उसके अध्यक्ष हैं। First, let me take the opportunity to welcome you all here. And this is really interesting that all of you, the vice chancellors, directors, have come to attend this conclave. So I'm Professor Dulal Panda, Director, NIPER Mohali. This is a pharmaceutical institute, an institute of national importance. I think it has, a glory really. Within last 25 years, it has reached certain level and internationally recognized institute. So there are a lot of facilities available here. Just want to tell you, I would like to see all the vice chancellor and director maybe willing to have some collaboration with NIPER Mohali at some point, and our facilities, which is really world class, will be available to all institutes with and universities without any differences. Okay, so let us take this opportunity to brainstorm and think where we can together take the education system so that our country become Viksit Bharat by 2047. Thank you. We have a very brief introduction. मैं मेरा नाम सुरेश खजूरिया। इस समय मैं विद्या भारती पंजाब का अध्यक्ष था। मैं डॉक्टर मणिकांत पासवान, डायरेक्टर previously I am professor NIT Jamshedpur for last 35 years. नमस्कार, मैं राकेश सहगल, प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट NIT Bhanupur and lead research and consultancy, former director of NFTC नमस्कार, मैं डॉक्टर RS सेठी, डीन कॉलेज ऑफ केमिकल बायोटेक्नोलॉजी, Guruvayoor Veterinary and Animal Sciences University. It's one of the top ranked veterinary universities in India. विजय नड्डा, विद्या भारती उत्तर क्षेत्र सूरत। नमस्कार जी, संजय कौशिक, प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी और आजकल वाइस चांसलर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। Sandeep Jain, Vice Chancellor, Central University Jammu. कनकेश्वर कुमार, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति। देशराज शर्मा, महामंत्री अखिल भारतीय विद्या भारती के संस्थान केंद्र दिल्ली केंद्र। सतप्रकाश बंसल, कुलपति हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय। डॉक्टर जितेंद्र गर्ग, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे जो शिक्षा मार्गों अभियान है इसके जनरल सेक्रेटरी के नाते। डॉक्टर CTS पांडे, शिक्षा महाकुंभ का कार्यक्रम। नमस्कार,
मेरा नाम सुनील ढींगरा, प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स, आजकल मेरे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। नमस्कार, प्रोफेसर सतंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनआईटी कुरुक्षेत्र और फॉर्मर डीन एकेडमिक, शिक्षा महाकुंभ से पहले से जुड़े हुए। नमस्कार, प्रोफेसर रविकांत, एनआईटी कुरुक्षेत्र, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, प्रोफेसर इन मैथ्स, एंड आजकल मैं डीन आर्ट्स। सुरेंद्र सलूजा, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, CTSSA। नमस्कार, अमित सिरेवा, प्रोफेसर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डीन स्टूडेंट वेलफेयर। नमस्कार, मैं डॉक्टर बतिन जैन, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, PN डायरेक्टर एंड शिक्षा महाकुंभ का कन्वीनर। नमस्कार, मैं मुरली मनोहर ठाकर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली पर। नमस्कार, हिमांशु कुमार चतुर्वेदी, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, शिमला। नमस्कार, डॉक्टर समीर श्रीवास्तव, निदेशक भारतीय विज्ञान संस्थान। नमस्ते, डॉक्टर प्रफुल्ल अग्निहोत्री, डायरेक्टर IIM सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार, राजेंद्र शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट धर्मशाला और साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आज का हम वेट कर रहे हैं। नमस्कार, डॉक्टर वीरेंद्र, डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर बॉटनी, CBLE भिवानी। आज का जो सत्र है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जैसा टाइटल सबको सर्कुलेट भी हुआ है, शिक्षा में नवाचार। तो शिक्षा में नवाचार हेतु आज क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का सत्र है और हमें 4:30 बजे सत्र को बैठक करना, हमारे पास इतने जो विद्वान लोग आए हैं, हम चाहते हैं कि आप सबकी इनपुट मिले, लेकिन इनपुट्स के तौर पर हम सबको मालूम है कि हमने अपने विश्वविद्यालय में बहुत से नवाचार भी किए हैं और उन नवाचारों को कई बार ये होता है कि हमने कई इनोवेटिव प्रैक्टिसेस अपने एकेडमिया में और रिसर्च को लेकर के, और वो जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हमने किए हैं वो कहीं ना कहीं वही सीमित रह जाती है। तो उसके हेतु आज हम बहुत ज़्यादा ना तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे चर्चा करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 वर्ष पहले ही हो गए और हम सबने अपने अपने विश्वविद्यालय में इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। और अब 5 साल बाद तो हम जहाँ हमें कोई गैप रह गया है और जहाँ हमें लगता है फ्यूचर विजन प्लान, जब हम इसका बनाने हेतु आज ये बैठक हो रही है। और मुख्य रूप से क्योंकि विद्या भारती की तरफ से ये जो बैठक रखी गई है, इसमें स्कूल एजुकेशन में बहुत से काम हो रहे हैं, बहुत से इनोवेशंस हो रही हैं और विश्वविद्यालय अपने स्तर पे उस तरह की कई इनोवेटिव प्रैक्टिसेस करता आ रहे हैं। लेकिन स्कूल की जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं वो स्कूल तक रह गई हैं और जो विश्वविद्यालय की इनोवेशन प्रैक्टिसेस हैं वो विश्वविद्यालय तक रह गई हैं। और कहीं ना कहीं जब हम शिक्षा की बात भी करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि शिक्षा का विस्तार हुआ है, विकास नहीं हुआ है। लेकिन विकास जो है वो कहीं ना कहीं जब हम समग्र विकास की बात करते हैं, एकात्म मानववाद शिक्षा की बात करते हैं और भारतीय एकात्म दृष्टि की बात करते हैं, तो उस हेतु वो शिक्षा और उस शिक्षा का समन्वय जो स्कूल शिक्षा है और उच्च शिक्षा है, उसमें कहीं ना कहीं
प्रयास भी हुआ था विद्या भारती की तरफ से एक बार उसको कैसे लिंकेजेज हो, तो उसमें मुझे ये लगता है कि बहुत ब्रीफ में, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सबके व्यूज़ हमारे पास आ जाएं, और उन व्यूज़ के नाते हमें ये भी लगता है कि जो आप अपने हम लोग अपने अपने विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, अपने अपने विश्वविद्यालय में बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में, और उसको स्कूलों तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे एक ब्रिज का काम किया जाए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे पास 3 तरह का है। पहला तो ये है कि नवाचार का मतलब हम इसको प्योरली रिसर्च से ना जोड़ें, लेकिन हाँ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं। हमने एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो प्रयोग किया होगा, और जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अपने अपने विश्वविद्यालय में जो कुछ किया होगा, और क्या हमने कहीं ना कहीं गांव को अडॉप्ट भी किया है, उसको हमने कम्युनिटी आउटरीच के रूप में हमने कहीं ना कहीं गांव को जो अडॉप्ट किया है, वहाँ हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या की हैं। लेकिन अभी तक कुछ विश्वविद्यालयों ने यह भी ध्यान में आया है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने कुछ स्कूल्स भी अडॉप्ट किए हैं। तो हमें ये लगता है कि अगर यहाँ लगभग जो उत्तर क्षेत्र है, उत्तर क्षेत्र में मिलाकर के 130-140 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, और हर विश्वविद्यालय कम से कम 5-5 स्कूल गोद ले, ऐसा हमारा मानना है। तो अगर आपने ऑलरेडी गोद लिए हुए हैं तो वो ठीक है, अगर नहीं लिए हैं तो कम से कम 5 स्कूल जो है हर विश्वविद्यालय गोद अडॉप्ट करने का मतलब है कि एक तरह से उस मेंटर के रूप में आप काम करेंगे। यानी कि जो बच्चा जो मानसिक प्रभाव पड़ता है, वो जब स्कूल लेवल पे बच्चा होता है, उस पर आप डिफरेंट श्रेणीज में उसको बांट करके, और जब वो आउटगोइंग बच्चा है स्कूल के बाद, जब वो विश्वविद्यालय या कॉलेज में एंटर कर रहा है, तब भी उसकी मेंटरिंग एंड तक, यानी कि एक प्रोफेसर को मान लीजिए एक विश्वविद्यालय में 100 प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, 100 प्रोफेसर्स ने मेंटर के रूप में कुछ बच्चे अडॉप्ट कर लिए उस स्कूल के, हमारा बेसिक पर्पस। तो उस रूप में मैं ये चाहता हूँ कि हम एक बार शुरुआत करते हैं, और इसको हम कोशिश करेंगे कि 4 बजे तक हम, ये ओपन सत्र है, खुला सत्र है, खुले सत्र में आपके सुझाव भी आमंत्रित होंगे। और इसमें रिपोर्टियर कौन कौन है? रिपोर्टियर कौन कौन है? जितेंद्र जी कहाँ गए? अच्छा, रिपोर्टियर 2 लोग रिपोर्टियर हम तय कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, एक तो रिपोर्टर के रूप में आप, और एक विशाल जी रिपोर्टर के रूप में, आप दोनों एक बार इसकी पूरी कार्यवाही के रूप में, फिर बाद में। तो आप अभी रैंडमली कोई भी अपने विचार रख सकते हैं। जी, चलिए मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि नई शिक्षा नीति पर बात करनी पड़ेगी। शिक्षा में नवाचार जो है, हम अपने विश्वविद्यालयों में हम छोटे छोटे नवाचार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो हमें शिक्षा में जो नवाचार है, जो एक मैक्रो लेवल का है, जो देश लेवल पे है, उसके ऊपर विचार करने चाहिए। जैसे अभी ये 10+2 में यदि विद्यार्थियों को स्ट्रीम्स नहीं मिलेगी, यदि उनको कॉमर्स, साइंस, नॉन मेडिकल्स, ऐसी आर्ट्स की स्कीम नहीं मिलेंगी, तो हमारे जो विश्वविद्यालयों में हैं उनको हम कैसे उन विद्यार्थियों को एडमिशन देंगे? उनके लिए क्या हमारे विश्वविद्यालय तैयार हैं? क्या हम ऐसे विद्यार्थियों को ऐसे सब्जेक्ट दे सकते हैं डिफरेंट, चाहे वो साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन लेकर, क्या हम उसको कॉम्बिनेशन दे सकते हैं क्या? इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ इसमें नवाचार करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ ये बहुत, मुझे लगता है कि हर स्कूल में एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। ये मैंने अपने विश्वविद्यालय में अभी सोचा है, लेकिन उसके लिए मुझे सपोर्ट भी चाहिए। तो यदि 2-3 साल में यदि ये होता है तो 2-3 साल के लिए हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं देखता हूँ कि हमने विश्वविद्यालय, मैं कहूँगा विश्वविद्यालय अनुदान, यूजीसी ने
सभी गाइडलाइंस दी हैं, लेकिन एवेल्युएशन मूल्यांकन को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके ऊपर गाइडलाइंस हमें नहीं है। उसके लिए नवाचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, बच्चों का असाइनमेंट करने का तरीका बदल गया है। और जो है कि हमारे पास यदि हम उनको इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं यदि हम उनको ठीक से एवेल्युएट नहीं करते तो उसको इंट्रोड्यूस करने का भी फ़ायदा नहीं है। तो बच्चा जो है करके कहीं से भी कुछ भी सर्टिफिकेट लेके आ जाए घर बैठ के, तो उसको मूल्यांकन के लिए मुझे लगता है कि हमें बहुत सारा कुछ नवाचार चीज़ें करनी पड़ेंगी और उस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि कैसे मूल्यांकन को बेहतर बनाया जाए। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि मूल्यांकन ही बेहतर हो जाए तो सब चीज़ें जो हैं सुधर सकती हैं। मैं अभी इतना ही कहूँगा, बाकी सभी को सुनता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन जो है फॉरेन में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हमारे इंस्टीट्यूशंस को हमको फॉरेन में एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए है तो वो रैंकिंग ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से लोग बाग एक्सेप्टेबिलिटी को, कोई भी स्टूडेंट है जो भी है उसको मानता है। ठीक है, वो डिबेटेबल इशू है कि रैंकिंग कितनी सही है कितनी गलत है, पर ऑल ओवर वर्ल्ड में जिस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी है उसको भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूशन में जैसे हमने अभी कंपलसरी कर रखा है कि जो हमारे एमएससी प्रोग्राम के बच्चे भी हैं वो भी जो है रिसर्च ओरिएंटेड जो है कुछ ना कुछ करें और कुछ पेपर्स पब्लिकेशन की तरफ जाएं। और उसमें काफ़ी एक फिजिक्स डिपार्टमेंट में उसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हम चलाते हैं। जहाँ तक एक और इनोवेशन किया है वो ये किया है कि बच्चे ही ऑपरेट करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को। हम लोग हमेशा डरते हैं कि महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ख़राब हो जाएंगे, पर हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जब भी बच्चे ऑपरेट करे हैं जिन इक्विपमेंट्स को, उनने बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट किया है। तो एक वो जो बच्चों के प्रति एक विश्वास वाली बात है वो हमारी यूनिवर्सिटी में हमने देखा है और बच्चों ने उसको ओन भी किया है और उसको बहुत अच्छे से ऑपरेट किया। उससे फ़ायदा ये भी हुआ है कि जो भी इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबिलिटी है बच्चों की वो भी बढ़ी हुई है, क्योंकि जब उन्हें हाई एंड इक्विपमेंट खुद ऑपरेट करना आते हैं तो उनको उस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। एक और लास्ट बात बोलूँगा, हमने जो है IKS के चैप्टर को कंपलसरी किया है फॉर PhD सबमिशन में। जितने भी हमारे यहाँ से PhD थीसिस जाती हैं वो उसमें एक IKS जो आपने जिस विधा में आपने काम किया है, जिस विषय में आपने काम किया है, उसमें हमारा भारतीय ज्ञान संपदा क्या कहता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी रिसर्च को उससे अलाइन करिए कुछ करिए, पर कम से कम वो करिए। वो भी हमने कंपलसरी किया, उससे भी काफ़ी अच्छा हमको जो है बच्चों के प्रति एक रुझान और रिस्पॉन्स मिला। धन्यवाद। प्रोफेसर अग्निहोत्री जी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे ख्याल में कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए जो लीक से हटकर हों, और हर जो भी शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारी है तो अपने टीचर के साथ बैठकर, किसी के मन में कोई आइडिया होता है, किसी के मन में कोई आइडिया होता है, यदि उनको एक बार इम्प्लीमेंट करके एक्सपेरिमेंट किया जाए, कामयाब भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, तो लीक से हटकर नए प्रयोग करेंगे तो शायद नई संभावनाएं खुलेंगी। मुझे लगता है कि जैसे सबने कहा कि स्टूडेंट्स को यदि चीज़ों में इन्वॉल्व किया, जैसे हम लोगों ने क्या किया है कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर मान लीजिए साइकोलॉजिस्ट या जो साइकोलॉजी के टीचर्स जिस चीज़ों से डील करते हैं तो उन्हें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके बाकायदा क्लिनिक्स चलाते हैं और सोसाइटी के लिए चलाते हैं। तो किसी भी तरह से कोई भी जो मानसिक दिक्कतें होती हैं या हो सकती हैं उसको दूर करने के लिए बाकायदा टाइमिंग दिया गया है, वेबसाइट पर डाले हुए हैं, लोग कॉल करके या आके तो सब स्टूडेंट्स मैनेज कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो स्कूल का स्टूडेंट हमारे पास या कॉलेज के बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी में आता है वो भी जो समस्याएं फेस करता है तो उसके थ्रू एक लिंक सा हमारा बन जाता है। ठीक ऐसे ही हमने और डिपार्टमेंट्स
प्रैक्टिकली बोला जाता है। हम लोगों ने थोड़ा एक ट्राई किया है कि स्कूलों में या हमारे जो एफिलेटेड कॉलेजेस में उनमें कंपटीशन का जैसे कोई थीम दे दिए। जैसे अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे विकसित भारत के ऊपर सेमिनार और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट। तो उसके बाद फिर उनको एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें ऑनरेबल गवर्नर साहब को बुलाया है, तो उसमें वो प्रेजेंटेशन जैसे कोई स्किट है या डिक्लेमेशन है, उसमें वो कम्पीट करके फिर पूरी यूनिवर्सिटी का एक निकालेंगे। उसी तरह से कुछ एफिलेटेड स्कूल्स में भी इस तरह का किया है। एक थीम उसमें नशा मुक्ति का है, एक विकसित भारत का, इस तरह से कुछ थीम लेकर के तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरह का किया है। इसका इसी नवंबर में हम लोगों ने एक यूनिवर्सिटी लेवल पे एक कंपटीशन रखा है फाइनल। मेरा जैसे विषय मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं मेडिकल एजुकेशन में। तो हम जैसे नए बच्चे आते हैं तो उनको 15 दिन की उनकी ओरिएंटेशन क्लास होती है, तो उसमें उनको उनकी भागीदारी बताई जाती है कि उनसे समाज के क्या अपेक्षाएं हैं। कि वो मेडिकल में आ गए तो एक लेवल वो आर्ट या उसके स्टूडेंट नहीं रहे, जैसे कि टीचर की उसमें जाता है तो उनकी एक सोशल जिम्मेवारी हो जाती है कि वो फ्यूचर डॉक्टर बन रहे हैं, तो उनको उसी शिक्षा को अपने आप को एक्टिव रख के समाज में हेल्थ से रिलेटेड छोटे छोटे इशू जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे हाथ कैसे साफ करने हैं, मास्क, कोई भी महामारी फैलती है उसमें भी हमने लोग बच्चों की भागीदारी की थी, एक वो इनिशिएटिव ले रखा है। दूसरा, एक कैंपस को हमने नशा मुक्त पिछले साल से डिक्लेयर कर रखा है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब ये उसके ऊपर फाइन भी हम लगाते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट जैसे एज पर रूल भी है, प्लस हॉस्टल में भी रैंडम उसको किया जाता है। फिर मेंटल हेल्थ भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से, क्योंकि मेंटल हेल्थ का भी एक काफ़ी इशू रहता है, उसके लिए भी हमने अपने SOP बनाए हुए हैं। एक 24/7 हेल्पलाइन भी हम रखते हैं वहाँ पे, कि बच्चों में कई बार डिप्रेशन या ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें वो गलत डिसीजन लेते हैं। फिर हमारी एक रिसर्च यूनिट है, मेडिकल रिसर्च यूनिट कहते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से ICMR से चलती है। उसमें हमने UG के लिए भी, पहले क्या रहता था रिसर्च में सिर्फ PG की पार्टिसिपेशन रहती थी डेजर्टेशन वगैरह के लिए, तो UG को भी प्रोजेक्ट देने शुरू कर दिए। उसमें एक तो उनकी ओरिएंटेशन वहीं से हो जाती है, प्लस उनका जो CV है, कल को उनको जो है बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि मैंने USA जाना है, तो उनके CV में भी वो प्रोजेक्ट एज ऐड ऑन हो जाते हैं। और एक हमारा ये भी चल रहा है कि अफोर्डेबल हेल्थ और होलिस्टिक हेल्थ। जैसे अब ये तो सभी का, किसी की अपना एक समावित्व नहीं रहा कि एलोपैथी का समावित्व है, तो हमने योगा, नेचुरोपैथी, मेडिटेशन, इनको भी एक अंडर वन रूफ देने की कोशिश की है, ताकि उसका इनको बेनिफिट मिल सके। तो ये कुछ हमने इनिशिएटिव शुरू किए हैं, और इसको विलेज लेवल पे भी हम एक अडॉप्ट करके कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी हम थोड़ा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में लेके आए। तो ये हमारे दीप्ति जी। करता है, तो उसके लिए हम ऑलरेडी ओपन क्लासरूम का कॉन्सेप्ट शुरू कर चुके हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में कर लिया है, फर्दर इसको एक्सटेंड करने वाले हैं। तो उसमें जो भाषा या संकाय कुछ भी भेद नहीं रहेगा, कोई बच्चा कहीं भी किसी वक्त भी वो क्लास ले सकता है। तो इस तरह का शेड्यूल एक आने वाले टाइम में हमारा ऑर्गेनाइज्ड वे से तैयार हो जाएगा। जो एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट है वो IKS से रिलेटेड है। सभी सिलेबस जो बनाए गए हैं उनको ये एक डायरेक्शन है कि वो अपने सिलेबस को सर्टिफाई करेंगे कि कितना % कंटेंट इसमें IKS का है। बहुत सारे विषय में IKS ज़्यादा मात्रा में रखा जा सकता है, किसी में कम होता है, तो वो एक बार सर्टिफाई करेंगे उसी सिलेबस के ऊपर, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसके ऊपर वर्कआउट करे तो उसको क्वान्टिफाई किया जा सके कि इतना था अब कितना है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हमारी तरफ से IKS के लिए हो रहा है। वैल्यू एडेड कोर्स के अंदर NSS
हरियाणा की बाकी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही हैं, लेकिन एक दो यूनिवर्सिटीज़ और हैं जिन्होंने एनएसएस को और कल्चरल एक्टिविटीज़ को वैल्यू एडेड कोर्स बना दिया है। तो एक ये कॉन्सेप्ट अच्छा है कि उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो कम्युनिटी आउटरीच भी कर सकते हैं। ये पार्ट हमने अभी तक किया है। साइमल्टेनियस लर्निंग के लिए भी हमने प्लेटफॉर्म्स में वीकेंड क्लासेस शुरू की हैं, जिसमें हम डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं और बच्चे जो हैं वो डिग्री के साथ साथ साइमल्टेनियसली डिप्लोमा कोर्सेज भी कर रहे हैं। उनमें से कुछ डिप्लोमा कोर्सेज ऐसे हैं जो एक्सटेंडेबल टू डिग्री कोर्स होंगे। सो 2 डिग्रीज पैरेलल भी उनकी हो जाएंगी, डिप्लोमा और डिग्री दोनों। कुछ चीज़ें जो हम और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसमें MBA डिपार्टमेंट को साइंसेस के साथ जोड़कर कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन जो है वो ली जाएगी। जैसे कि MBA या कॉमर्स वाले हैं, बजाय इसके कि स्टूडेंट को एक पूरी 2-3 क्लासेस जो हैं, 2-3 क्रेडिट्स उनको सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर पढ़ाए जाएं, उनको सिमुलेशन मेथड से उनको फ्लिपिंग ऑफ क्लासरूम के हिसाब से उनको मैटर दे दिया जाएगा एंड दे विल बी सेंट आउटसाइड इन द मार्केट प्लेस। जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज क्या है, 5 दुकानों पर बैठकर 6 घंटे की सिटिंग देकर जियो टैगिंग से वो वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। सो कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो दे कैन पे अ ग्रेट डिविडेंड। उससे कनेक्ट भी होगा, बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी होगा, इंटर्नशिप भी इसके साथ साथ हो जाएगी। सो इस तरह का एक प्रोजेक्ट हम जल्दी ही लेने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा रिसर्चर नहीं होता है, लेकिन हम एक रूरल बैकग्राउंड से हमारी यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई है और 70-80% बच्चा हमारा गांव से आता है। तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में जो होने वाला है वो ये कि एक दत्तापंत थेंगड़ी चेयर हमारे यहाँ ऑलरेडी है, जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे उसके थ्रू जो है बच्चों से ही करवाया जाएगा और उनको उसका क्रेडिट जो है उनके सिलेबस में दे दिया जाए। सो सर्वेज, डाटा कलेक्शन, दिस कैन बी इजीली गॉट डन थ्रू स्टूडेंट्स और उनमें से जो अच्छे रिसर्चर हैं वो फर्दर उसको रिसर्च पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो उसको एक कोलैबोरेटिव लर्निंग के तहत 5-5 का ग्रुप बनाकर सर्वे करवाकर उसको फर्दर डाटा कलेक्शन और रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये मेरा इमीडिएट जो नेक्स्ट टारगेट है। थैंक यू। या प्रोफेसर दिनेश जी, मैं हरियाणा की जो स्किल यूनिवर्सिटी है, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ पर अभी काम कर रहा हूँ। और वैसे तो उस यूनिवर्सिटी में कई सारी चीज़ें डिफरेंट हैं जो नवाचार की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। तो मेरे से पहले ही ऑलरेडी मेरा कोई उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कंट्रीब्यूशन है, पर यूनिवर्सिटी जिस तरह से बनी है वो कि उसमें हर बच्चे को जो क्लास में पढ़ता है 6 महीने, उसको 6 महीने इंडस्ट्री में काम करना होता है। तो इंडस्ट्री अलाइंड डिग्री है हमारी। तो नॉर्मली अगर 2 साल की डिग्री है तो 1 साल वो इंडस्ट्री में बिताता है, 1 साल क्लासरूम में बिताता है। और इसी तरह से, क्योंकि अगर टीचर्स को भी इंडस्ट्री का आइडिया नहीं होगा तो टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे बढ़िया, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए टीचर्स के लिए भी कंपलसरी है कि वो महीना 1.5 महीना इंडस्ट्री में जाके काम करें। तो मैं ये तो नहीं कहता हर डिपार्टमेंट में हो रहा है, पर लगभग 40-50% डिपार्टमेंट में हमारा ये काम चल रहा है। और ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि हमारी जो लोकेशन है यूनिवर्सिटी की, वो इंडस्ट्रीज़ के आसपास हब है। वहाँ पर छोटी छोटी MSMEs हैं, बड़ी भी हैं, गुड़गांव भी पास में है, फरीदाबाद पास में है। तो इस वजह से जो हमारे बच्चे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो बल्कि वजीफ़ा भी मिलता है। जैसे कंसेंट्रिक की कंपनी है, वो लगभग 20-22 हज़ार रुपये महीना वजीफ़ा देती है। 20-22 हज़ार रुपये महीना बहुत होता है एक कोर्स के लिए। BWOC प्रोग्राम चल रहा है। तो इस तरह की हमने जो नवाचार किए हैं, मेरे को लगता है जो स्टूडेंट निकल के आते हैं वो मार्केट में उनको तुरंत तो जॉब मिल लगती है और उनका हुनर वाकई में रियल डेवलप हो जाता है। और एक दूसरा हमने जो मैंने जाने के बाद जो वहाँ पे ऐड किया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स वो खाली हमारे देश और प्रदेश के लिए नहीं बने, मैं समझता हूँ पूरे संसार के लिए बने हैं। तो हमने क्या किया है कि हमारा हर स्टूडेंट इंग्लिश, हिंदी या मदर लैंग्वेज के अलावा एक फॉरेन लैंग्वेज भी ज़रूर सीखेगा। तो हमने जैसे अपनी एक जापानी लैंग्वेज का वहाँ पे बड़ा सेंटर बनाया है। ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, लेकिन हमारे पास टीचर नहीं है तो हमने क्या किया, कुछ उनको फैसिलिटी दी है कि आप बेसिक जो लैंग्वेज है वो अपने आप पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, लेकिन उसका एक असेसमेंट कोर्स होगा और आपको मैंडेटरी है एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना।
तो जो डिग्रीज में जब जाएगा बच्चा, यदि उसका कोई जर्मनी में जॉब लगती है, तो यदि उसको थोड़ी सी जर्मन लैंग्वेज आती है जो बेसिक नीड के है, तो उसकी वजह से उसको जॉब मिल जाती है। मैंने देखा पिछले दिनों हमारे 1-2 बच्चे जापानी अच्छे सीख गए, उनको जापान से बुलावा आ गया। वो बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट नहीं थे, पर फिर भी बिकॉज ऑफ लैंग्वेज दे वर प्रेफर्ड। तो हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और एक अभी मैं आपसे शेयर करने में और भी मेरे को अच्छा लगता है कि एक हमने जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, नॉर्मली रिसर्च प्रोजेक्ट जो यूनिवर्सिटी में हम सबमिट करते हैं वो टीचर ही उसका पीआई होता है, को पीआई टीचर ही होते हैं। पर हमने अब की बार हरियाणा एजुकेशन काउंसिल में भी 1-2 प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं। हमने स्टूडेंट्स को भी उसका पार्ट बनाया है कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट में जो फाइनल ईयर के बच्चे यदि वो एक्टिवली काम करेंगे तो दे स्टार्ट फीलिंग कि यार मैं भी एक रिसर्चर बन गया हूँ, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उससे क्वालिटी भी मैंने देखा, जब स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं प्रोजेक्ट में, क्वालिटी भी उसके बेटर हो जाती है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हमने अपनी यूनिवर्सिटी में चलाई हैं। बाकी बातें डिटेल में बात कभी बाद में करेंगे, पर आज जस्ट थोड़ी सी जितना मेरे को समय मिला उसके हिसाब से ये मैंने कुछ चीज़ें बताई। थैंक यू। प्रोफेसर रेणुकीज। हमारी यूनिवर्सिटी में हमने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर से बच्चों को अलाउ किया है कि वो 20% जो क्रेडिट्स हैं अपने थ्रू मूक्स अर्न कर सकते हैं। और टीचर्स को भी हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो भी अपने कोर्सेज मूक्स के थ्रू डेवलप करें, क्योंकि मूक्स की आउटरीच बहुत ज़्यादा है। और उसमें हमारी यूनिवर्सिटी की एक सक्सेस स्टोरी है कि हमारे एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के फैकल्टी ने मूक्स डेवलप किया ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स। तो वो कोर्स 90,000 स्टूडेंट्स ने किया है। तो इतनी ज़्यादा आउटरीच है मूक्स की। और इसके अलावा बच्चों को हम इनकरेज करते हैं फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो। तो हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का इंक्यूबेटर है फॉर नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलेबल टेक्नोलॉजीज़। तो उस इंक्यूबेटर में एटलीस्ट 100 इनोवेटिव आइडियाज़ पे बच्चे काम कर रहे हैं, जिसमें से एटलीस्ट 25 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं। एक स्टार्टअप का लास्ट मतलब एनुअल जो रेवेन्यू है वो अराउंड 7 CR के आसपास रहता है। इस तरह का एक स्टार्टअप हमारे इस इंक्यूबेटर में अवेलेबल है। इसके अलावा एक हमने पंजाब यूनिवर्सिटी ने IIT रोपड़ के साथ भी रीजनल एक्सेलरेटर फॉर होलिस्टिक इनोवेशंस PI राही भी इस्टेब्लिश किया है, जिसमें डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी, AI एंड मशीन लर्निंग, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़, तो हेल्थ केयर। तो इन एरियाज़ में हम पूरे नॉर्दर्न रीजन में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्री है, इनके साथ कोलैबोरेशन में इनोवेटिव आइडियाज़ पे बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं टू टेक अप प्रोजेक्ट्स एंड वी आर प्रोवाइडिंग देम फंडिंग। तो में हमारे पास एक स्टार्टअप है टेराफेक्ट टेक्नोलॉजीज, जो कि वेल्डिंग इंडस्ट्री को AI बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। और रिसेंटली उनको 8 CR की फंडिंग उन्होंने अरेंज कर ली है अपने लिए। एंड ये स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहा है राही में। और इसके अलावा और भी स्टार्टअप्स हैं, मैंथोसा है जो ड्रोन्स बना रहे हैं और सारा इन हाउस हो रहा है, सारा कुछ वो अपने आप बना रहे हैं। और उनकी रेवेन्यू भी एनुअल बेसिस के में 3-4 CR के आसपास है। तो एक तो ये चीज़ है कि हम स्टार्टअप कल्चर को बहुत प्रमोट कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, मगर इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर स्वामी विवेकानंद स्टडीज़ है, सेंटर फॉर दयानंद एंड वैदिक स्टडीज़ है, शंकर देव श्री मंथा चेयर है, श्री औरोबिंदो चेयर है, गुरु नानक सिख सेंटर स्टडीज़ है। तो ये सेंटर्स भी रेगुलरली सेमिनार्स वर्कशॉप्स कराते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी रूट्स से भी कनेक्टेड रहें। और हमने चंडीगढ़ के 43 सीनियर सेकेंडरी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्हें अडॉप्ट किया हुआ है। हमारे टीचर्स रेगुलरली वहाँ जाते हैं। कितने बताए? 43। तो ये मतलब इनिशिएटिव काफ़ी सालों से चल रहा है। पहले हमारे पास 10 स्कूल थे, फिर 20 हुए, अब हमारे पास 43 स्कूल्स हैं। और रेगुलरली हमारे फैकल्टी और रिसर्च स्कॉलर्स वहाँ जाते हैं और बच्चे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बुक्स में अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं उनके अराउंड जो प्रैक्टिकल्स बनते हैं वो करवाते हैं वहाँ जाके। हमारी लैब्स में भी आते हैं वो बच्चे प्रैक्टिकल्स करने के लिए। तो उनको प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन देने में हमारी फैकल्टी रेगुलरली उनके साथ काम करती है। तो जैसे आपकी MMTC
ये सेंटर है आपके पास, हाँ हाँ। तो कभी 43 कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को बुला करके कंबाइंड कोई वर्कशॉप या डेवलपमेंट प्रोग्राम? जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं या कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स हम अपने कैलम सेंटर में कराते हैं। सेंटर फॉर एकेडमिक लीडरशिप एंड एजुकेशन मैनेजमेंट सेंटर है, वहाँ पे हम प्रिंसिपल्स के लिए करवाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल्स भी वहाँ आए हैं। पंजाब का जो DHE है उन्होंने भी ऑर्गेनाइज करवाए और चंडीगढ़ ने भी करवाए। बहुत नमस्कार सर। हमारी जो यूनिवर्सिटी है सर, वेटनरी यूनिवर्सिटी मैंने बताया था, इसमें क्योंकि प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है तो इसमें हमने सर कुछ विलेजेस अडॉप्ट किए हुए हैं, जिन विलेजेस में हम जो एनिमल्स की फ्री सर्विस ट्रीटमेंट देते हैं सर। तो हमारे उसमें 2 काम हो जाते हैं सर। एक, हम जो हमारे इंटर्नशिप स्टूडेंट होते हैं उनको हम साथ ले जाते हैं, उनके लिए फ्रेश केसेस जो हैं मिलना आसान हो जाता है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस की, और विलेजर्स को जो है फ्री ट्रीटमेंट हो जाती है। दूसरा सर, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमारा जो वेटरनरी का कोर्स है दैट इज़ रेगुलेटेड बाय वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उसमें हम मल्टीपल एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते। बट जो बाकी प्रोग्राम है जैसे बीटेक फूड साइंस हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक हो गया, फिशरीज़ हो गया, उसमें हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया है सर कि दे स्टूडेंट कैन लीव एनी टाइम और दे कैन ज्वाइन एनी टाइम। सो उनकी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट हम उसको ऑनर करते हैं। जैसा वो कंप्लीट कर लेते हैं उसकी कोई स्किल एनहांसमेंट करके डिप्लोमा या सर्टिफाइड कोर्स दे देते हैं। दूसरा सर, हमने स्टार्टअप के लिए एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई है जिसमें हमें वी गॉट फंडिंग फ्रॉम DST निधि, और उसमें हमें 5 करोड़ रुपए मिले, जिसमें हम इररिस्पेक्टिव सर, वो स्टूडेंट के लिए नहीं है अकेला, वो फैकल्टी के लिए भी है, वो नॉन टीचिंग स्टाफ है जो हमारा उसके लिए भी है, रूरल यूथ नॉट फ्रॉम ओनली पंजाब, थ्रू आउट इंडिया, पैन इंडिया कॉन्सेप्ट से है। हम लोग 10 लाख के करीब सर उनको इग्निशन ग्रांट देते हैं स्टार्टअप को, और उसकी मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग करते हैं। कोई उसको R&D चाहिए तो हमारी यूनिवर्सिटी में जितनी हमारी रिसर्च फैसिलिटीज़ है वो हम यूटिलाइज़ करते हैं। अबव दैट एक नया इनिशिएटिव सर अभी मैंने शुरू किया जो मैं आप लोग सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो सर फंडिंग एजेंसीज़ हैं वो एक फोकस एरिया में स्टार्टअप के लिए ग्रांट देती हैं। AI, मशीन लर्निंग, ड्रोन्स, ये सारा एक जैसा ही चल रहा है सारी तरफ। तो हमें उन्होंने दिया था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो हमने सर क्या किया कि अभी एक इन्वेस्टर्स का पैनल बनाया। सो वी नाउ हैव ए प्लेज ऑफ 100 करोड़ रुपीज़, और उस ग्रांट को हम किसी भी तरह का लाइफ स्टॉक के सेक्टर के ऊपर अगर स्टार्टअप है, अगेन पैन इंडिया, तो हम उसको उसकी हैंड होल्डिंग करेंगे सर। तो उसमें सर जो टिकट साइज़ है मींस 1 ग्रांट हम दे सकते हैं अप टू 1 करोड़। तो दैट मॉडल आई थिंक वी शुड अडॉप्ट एवरीवेयर, कि ज़रूरी नहीं है कि सरकार की तरफ से हेल्प आएगी तो हम करेंगे, तो वी शुड हैव सम इनोवेटिव। उसमें हम जो हैंड शेकिंग फीस लेंगे, अगर कोई सक्सेसफुल स्टार्टअप होगा तो उससे हम अपना इंक्यूबेशन सेंटर रन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, मैं केवल 3 बातों पे फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमारा फीडिंग कैडर स्कूल से आता है, तो उनके ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत है। एक पीयर लर्निंग का प्रोसेस हमें शुरू करने की ज़रूरत है। जैसा कि बाकी वक्ताओं ने भी बोला, हमारे जो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो टाइम टू टाइम स्कूल्स में जाएं और स्कूल्स स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि उनके लिए क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनसे डायरेक्ट बात करें। इसका एक फ़ायदा ये होगा क्योंकि एज गैप कम होने की वजह से पीयर लर्निंग प्रोसेस मुझे लगता है ज़्यादा एक्सेलरेट होता है। ये एक्सपेरिमेंट हमने अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी देखा है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ जैसे AI है या कंप्यूटर साइंस है। उसमें स्टूडेंट्स अपनी कोडिंग स्किल्स को अपने जो सीनियर्स होते हैं उन्हीं से सीख करके वो शार्पन करते हैं। एक तो ये है। दूसरा, एक ज़रूरत है मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करने की। हमारे बहुत सारे जगह में ये प्रॉब्लम्स हैं कि स्टूडेंट्स खुल के बताते नहीं हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं।
अगर हम एज टीचर उनके साथ कुछ ओपन हैं तब वो अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर करेंगे, अदरवाइज मोस्टली दे डोंट शेयर, और वो अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और उससे फिर कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मुझे लगता है इसमें मैंने एक देखा था कुछ एक फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एक दो का मैं उनके वेबसाइट पे गया तो उन्होंने एक परफॉर्मा तैयार किया हुआ है विच इज़ नॉट कंपल्सरी। उसको अगर स्टूडेंट को लगता है कि उसको कोई समस्याएं आ रही हैं, वो जा कर के उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनके वो जवाब देता है, फिर उसको थॉरली साइकोलॉजिस्ट उसको एनालाइज करते हैं। इट इज़ ऑल कॉन्फिडेंशियल, तो वो उसको फिर बुला करके बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जी, इससे बहुत हद तक स्टूडेंट्स की समस्याएं, हमारे यहाँ भी उस तरह की चीज़ें, हेल्पलाइन हैं, ये सब हैं। हम सबको मौका दे दें हाँ जी, ब्रीफ में। तो ये दो बातें हैं जिनके ऊपर मैं अपना फोकस करता हूँ। संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संगरूर पंजाब से कुछ साइलेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो हम लोग अभी इम्प्लीमेंट किए हुए हैं और काम कर रहे हैं। जैसे मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट हम लोग 1990 से ही यूज कर रहे हैं। वहाँ सर्टिफिकेट कोर्स में रिसीव करते हैं बच्चे को 10 पास से, उसके बाद डिप्लोमा में लेते हैं एडमिशन, उसके बाद बीटेक में लेते हैं, देन एमटेक। अभी हम लोग एक बी कीपिंग एंड हनी प्रोसेसिंग का फूड टेक्नोलॉजी, इसको बहुत बड़ा काम शुरू किया है। तो ये तो एक जनरल वर्क है बी कीपिंग एंड हनी प्रोसेसिंग। उसमें हम लोग लगाए हैं कि हनी प्रोसेसिंग नीम, हनी प्रोसेसिंग जामुन, हनी प्रोसेसिंग आंवला, क्योंकि स्लाइट लौंगोवाल के पास लगभग 500 एकर्स लैंड है। तो उसमें हम लोग कम से कम 500 गाछ आंवला का लगाए हुए हैं, नीम का लगाए हुए। तो रानी मक्खी को वहीं बैठाते हैं और उसी ढंग का हम लोग जामुन हनी निकालते हैं। तो एक बहुत ही एक फ्रूटफुल प्रोडक्ट हुआ है। हालांकि हमको अभी IFC से नंबर नहीं मिला है, इसलिए उसको मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, मगर जो बनाते हैं वही उपयोग करते हैं। हम लोग जीरो वाटर वेस्ट पर काम करते हैं, एक बूंद भी पानी हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन प्लांट बैठाए हुए हैं। 6 पॉन्ड्स है मेरे पास, 300 फीट बाय 200 फीट बाय 15 फीट गहराई का। तो उसमें हम लोग अभी शुरू किए हैं कि मखाना का खेती और फिशिंग, 2 लेयर का फिशिंग, कि एक ज़मीन के साथ रहता है बॉटम ऑफ द वाटर लेवल एंड एक टॉप ऑफ द वाटर लेवल। तो उसमें अभी हम लोग जस्ट शुरू किए हैं और एक्सपर्ट को बुला करके हम लोग मखाना के लिए और इसके लिए और उसको अच्छा से करने का प्लानिंग शुरू कर दिए हैं। अच्छा, मखाना अच्छा। और उस एक चीज़ और सर, अभी पंजाब में खास करके जो ऑर्गेनिक खेती के बढ़ावा के लिए राघवन साहब हमारे हैं, एक जो एक्सपर्ट हैं, उनको बुला करके हम लोग किसानों के बीच जा करके हम लोग ऑर्गेनिक खेती, केमिकल मुक्त खेती का हम लोग प्रचार कर रहे हैं। 300 किसान हर साल हमारे साथ इनरोल होते हैं और उसका फीडबैक लेते हैं कि क्या कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी किसान लोग क्या कर रहे हैं, 10 कट्ठे माने हाफ एकड़ में अपने परिवार के लिए केमिकल मुक्त सब्जी लगाते हैं और फूड ग्रेन्स लेते हैं। चलो ये इतना हुआ है कि कम से कम परिवार के लिए तो सोच रहा है कि जैसे आपका इंस्टीट्यूट पंजाब में है, अभी मैडम ने भी बताया, हमने भी IIT रोपड़ के साथ ANRF स्कीम में भी, साथी स्कीम में भी हमारे पास एक 11 करोड़ का ग्रांट आई है IIT रोपड़ के साथ। हाँ। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे अभी 80 करोड़ रुपए की ग्रांट आई है। तो आपका तो इंस्टीट्यूट इतना पुराना है। हाँ। तो क्या कोई कंसोर्शियम विश्वविद्यालयों का आपके साथ बने, उसका प्रयास हुआ? हाँ, IIT रोपड़ के साथ हम सर हब एंड स्पोक सेंटर ने आपके द्वारा विश्वविद्यालयों में के साथ कुछ कंसोर्शियम बने और आपका फायदा जो है, जो आप बता रही हो कि जो आपके प्रोडक्ट्स और वो हैं, कुछ उनको भी फायदा हो, इस तरह का सोचा जा सकता है। सर IIT रोपड़ के स्पोक सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। उनको 500 करोड़ एग्रीकल्चर के फील्ड में एक्सेलेंस में मिला है, तो उसमें वो लोग हमको रखे हैं स्पोक सेंटर में और हम लोग काम कर रहे हैं सर एग्रीकल्चर के फील्ड में। जी, पीछे से अब हम शुरू करते हैं, एक बार पीछे को। जी, आप
थोड़ा ब्रीफ में अब इसको हम 10 मिनट में इस चर्चा को हम विराम देना चाहेंगे। हमने प्रोग्राम हायर एजुकेशन डील करते हैं, जैसे सभापति मोदी बच्चे स्कूल से पढ़ जाते हैं। हमने इनको साइंस, मैथ और पंजाबी को ओलंपिक करवा रहे हैं स्पेशली, तो बच्चों का साइंस और इंस्ट्रूमेंट बने, मैथमेटिकल बने, और 2 लाख बच्चे पंजाबी लैंग्वेज के लिए हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं। मेरा ख्याल कि इस लैंग्वेज के बारे में सबसे मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन है पंजाब की इस ओलंपिक के बारे में। सेकंड सर, हमने क्लास 1 में एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट कंपल्सरी के बच्चों को इसमें कैसे सर अभी बता रहे थे, हमने 70% उसमें प्रैक्टिकल किया, 30% थ्योरी इस साल से किया, और उसी से सरकार ने भी शायद फैसला ले लिया है कि एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट अभी स्कूल लेवल पे कंपल्सरी होता है। थर्ड सर, जो हमारा वॉक इन एग्जाम का भी हमने शुरू किया है। कुछ बच्चे गाँव से आते हैं फॉर्म भरने के लिए, जितनी बनती है कर ले कोशिश, कुछ ना कुछ रह जाते हैं, तो हमने उनको हेडक्वार्टर में इस एग्जामिनेशन सेंटर के लिए दिया है। तो हमारा जो फोकस है 10वीं तक का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर काउंसिल पूरे हुए हैं सर। 29 अगस्त को दिल्ली में एक सर्वे का फाइनल कम्प्लीशन हुआ था जी, उसमें पंजाब की जो फर्स्ट रेट आई है ये दिस इज सबमिशन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। बहुत हमारा विश्वविद्यालय परंपरागत विश्वविद्यालय है। यहाँ से उपस्थित सभी लोगों की एकमात्र में 3 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय 2020 में ही बने थे। एनईपी के साथ हमारा भी जन्म हुआ है, और सर हमने एनईपी 2021-22 से लागू कर दिया, 4 इयर्स डिग्री कोर्स को लागू कर दिया है। हमारे साथ समस्याएं ये थी, संस्कृत का परंपरागत विश्वविद्यालय होने से हमारी जिम्मेदारी एनईपी में ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा संस्कृत है। तो मैंने उसको इंटीग्रेट करके आधुनिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। हिंदू अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, और इस वर्ष मैंने आईपीएस और एनवायरमेंट स्टडीज में पीजी खोला है। लेकिन हमारा कोर्स जनरल यूनिवर्सिटी के कोर्स से थोड़ा डिफरेंट है। हमने अंग्रेजी को भी इंडियन पॉलिटिक्स, हमने शेक्सपियर के साथ कालिदास को जोड़ा है। इस ढंग से पॉलिटिकल साइंस में कौटिल्य को लिया है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा पर ये हमने नया काम किया है, जबकि हमारे साथ चैलेंजेस बहुत थे। ऑर्डिनेंस बनाने से हमने 42 ऑर्डिनेंस बनाए हैं, 2 रेगुलेशन बनाए हैं, 30 पॉलिसीज मेरे आने का किया हमने, और A++ हमने पाया है। नेक्स्ट से पहला हाइब्रिड मोड का विश्वविद्यालय है जो A++ पाया, और हम कैटेगरी 1 में आ गए हैं सर। कुछ अपने पौरोहित्य के, कर्मकांड के, वास्तु के कोर्सेज जब हम ऑनलाइन, कल ही हमने बैठक की थी, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने जा रहे हैं, ताकि हम अक्रॉस द कंट्री, देश के बाहर भी इसका यूज करें। ये हमारे कुछ प्रयास हैं, और आगे और भी करना चाहिए। यद्यपि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट से आता हूँ जहाँ की जो हायर रिसर्चर्स के लिए ही मैंडेटेड है, हालांकि काफ़ी चेंजेस हुए हैं जो बेसिक मैंडेट था उसके हिसाब से भी, कि लेटर ऑन हायर रिसर्चर्स में एनवायरमेंटल साइंसेस, लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इनको जोड़ा गया, एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही जो मुझे समझ में आता है यूनिवर्सिटी सिस्टम से निकल के आया हूँ मैं भी, कि जो हमारी क्यूरिकुलम स्ट्रक्चरिंग है, उस क्यूरिकुलम स्ट्रक्चरिंग के जो स्पेशलाइजेशन की नीड्स है वो तो नहीं है अपने आप में, लेकिन जो बदलता एक परिवेश और बदलते परिवेश के तहत खासकर ये जो संगोष्ठी हो रही है कि क्लासरूम जो सोसाइटी, कहीं ना कहीं ये फील होता है 35 वर्ष के अध्ययन अध्यापन में कि यूनिवर्सिटीज को जो टाउन टाउन रिलेशनशिप डेवलप करनी थी वो अभी हो नहीं पाई है। कहीं ना कहीं क्यूरिकुलम हेजेमनी काम करती रहती है GIS के अंदर। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर स्ट्रक्चरल चेंज में सोसाइटी के साथ इंट्रैक्शन बढ़े, सोसाइटल इंट्रैक्शन से मेरा मतलब है कि हर विश्वविद्यालय की अपनी अलग अलग नीड्स होती हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अभी जो स्टैब्लिश की गई हाल में, वो बड़े इंटीरियर के एरियाज में स्टैब्लिश की गई, तो क्या वो एक्सोडस रोक पा रही है वहाँ लोकल नीड्स को फुलफिल करती हुई कि नहीं? और इंडस्ट्री बेस्ड हम पार्टिसिपेशन कितना कर रहे हैं अपने क्यूरिकुलम स्ट्रक्चरिंग में, खासकर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के साथ हमारे पार्टिसिपेशन का लेवल
क्या है उसमें हम परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, जिससे कि हम इन चीज़ों को उस डाउन द लाइन ले जा सकें, जिससे कि हमारा सोसाइटल कनेक्शन और हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ वो पूरी हो सकें। इसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जिसके लिए कोशिश मैं IIS शिमला में भी कर रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल रिसर्च जो ट्रेडिशनल रिसर्च से हटके अलग होती है। फॉर एग्जांपल 2 प्रपोजल्स हमने अभी दिए कि जो डिजास्टर्स हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उन डिजास्टर्स के लिए हम ग्राउंड लेवल पे जो एक्सपर्टाइज है वो लोग यूनिवर्सिटी से नहीं आएंगे, इंस्टीट्यूशन से नहीं आएंगे, उनकी अपनी एक परंपरागत नॉलेज सिस्टम है जिसके आधार पर वो काम करते हैं। उनसे हम अपने आप को कितना एसोसिएट कर पा रहे हैं, उनकी एक्सपर्टाइज का हम कितना लाभ ले पा रहे हैं, उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशन के बाहर निकलने की आवश्यकता है। और लास्टली एक एक्सपेरिमेंट और शुरू हुआ था जिस संस्था में मैं था, और वो था कि अर्न व्हाइल लर्न स्टूडेंट के लिए, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने दिए या बहुत सारे असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स को ऐसे दिए ग्रेजुएशन लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, जिन असाइनमेंट्स में उनको हम कोई ना कोई यूनिवर्सिटी उनको स्टाइपेंड दे रही थी, एक टारगेट दे रही थी, और वो अपने उसी आर्ट सिस्टम में ही काम करते थे। 1 घंटा 2 घंटा वो निकालते थे और उनकी लर्निंग प्रोसेस भी थी और उनकी अर्निंग प्रोसेस भी थी, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रही उस यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर। ये कुछ छोटे से अनुभव थे जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। मुझे लगता है कि आपका इंस्टीट्यूट एक ऐसा है जहाँ ना पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च पे ज़्यादा फोकस है, और कहते हैं कि भारत की आत्मा को समझने के लिए उसके ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बार-बार अपने विश्वविद्यालय में बोलते हैं कि जो PhD के रिसर्च टॉपिक्स हैं वो कम से कम भारतीयता के साथ जुड़े हों, और क्या आपकी तरफ से इस तरह की कोई कमेटी बन सकती है कि वो जो कमेटी है 14 है पूरे वर्ष भर में जितने भी हुए हैं उसमें से केवल आप 10-15 पहले सिलेक्ट करके और उसमें से आप ऑथराइज करके, आपकी तो अपनी गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल कैन टेक इटसेल्फ कि जो बेस्ट थीसिस है उसको एसोसिएट के रूप में आप जो है उसको नॉमिनेट करें, तो उससे एक मोटिवेशन मिलेगी लोगों को भी अच्छा काम करने के लिए। और भारतीयता के साथ मैं ऑफ द रिकॉर्ड इस सभा के साथ ये चीज़ साझा कर सकता हूँ कि अभी हाल में ही कुछ ऐसी चर्चा भी शुरू हुई कि जो 5 मेन रिसर्च एजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग IIS, जो कि बिल्कुल जिसका की नेचर डिफरेंट है IIS का, ICSR से, ICHR से, ICPR से, इनको कोलैबोरेट करके ऐसे प्रोग्राम्स निकल करके आए जो सोसाइटल इम्पैक्ट पर बातचीत करें। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट हमारी तरफ से जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों में उज्ज्वला जो लागू हुई उसका बेसिक क्या असर पड़ा, क्योंकि वो फैमिली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, इंडिविजुअल प्रोग्राम नहीं है, तो उसका क्या असर पड़ा सोसाइटी के ऊपर। दूसरा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ से जा रहा है, एक वाटर मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट काम पूरा हुआ अभी मेघालय के अंदर, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने एक रोल मॉडल माना है। हिमाचल में भी बहुत क्राइसिस है, या ऑल ओवर इंडिया वाटर क्राइसिस बढ़ रही है, तो उस पर भी एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ से जा रहा है कि ये सोसाइटल नीड्स को हम कैसे एड्रेस करें, या जो पॉलिसीज हैं उनमें हम क्या हेल्प कर सकते हैं, अपनी ओर से क्या दे सकते हैं अपने रिसर्चर से, इस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। थैंक यू। मैं भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर से हूँ, बहुत नया इंस्टीट्यूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी बॉटलनेक्स हैं, बट आई एम यूनिवर्सिटी और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट से अलग तरह का अप्रोच है। बहुत सारी गुड प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे पीयर लर्निंग वगैरह, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, ये सभी आर्म्स में वैसे भी होता है। अमृतसर में कुछ नया नहीं किया है, बट हम लोग उसको सब आगे बढ़ा रहे हैं। स्टेक होल्डर से काफ़ी कनेक्शन होता है, इंडस्ट्री के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं सेशंस लेने, हम लोग कॉलोक्वियम्स वगैरह बहुत सारे सेमिनार वर्कशॉप्स करते हैं। और इस साल हमने 5 साल का एक कोर्स भी शुरू किया, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जो ऑलरेडी कई आर्म्स में है, बट हमने 3 साल के बाद एग्जिट ऑप्शन भी दिया है, और वो बहुत क्लियर एग्जिट ऑप्शन है। और करिकुलम थोड़ा सा हमारा ट्रेडिशनल वाले से थोड़ा अलग है, वो एनालिटिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके अलावा हमारे 2 साल से एक और 5वां बैच है बिजनेस एनालिटिक्स पे भी प्रोग्राम रहता है, तो वी वर द फर्स्ट मूवर्स, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 27 फैकल्टी है और ऑफिसेज नहीं है फैकल्टी के लिए, घर नहीं है, तो थोड़ा सा कॉन्स्टेंट्स है, उसको ओवरकम करके आगे बढ़ने का काम करें। धन्यवाद। ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मैंडेट आया था कि वी रियली नीड टू हैव क्रिएटिंग द बेस्ट माइंड्स इंस्टेड ऑफ बेस्ट ब्रेन्स। और जब मैं IIM अमृतसर का बोर्ड ऑफ गवर्नर में था, उस
समय भी हमारी ये चर्चा हुई थी कि खासकर जितने भी रिसोर्सेज हैं जो IIT और IIMs के लिए लगते हैं उसका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और ब्रेन ड्रेन को कन्वर्ट करके माइंड गेम में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो उससे सबसे बड़ा जो हमने वहाँ उसमें फैसला लिया था बाकी IIMs के लिए भी कि कम से कम करिकुलम एक तो बाइलिंगुअल तो होना ही चाहिए, कम से हिंदी में तो बनना ही चाहिए, ताकि और हमारे होते जब मैं गवर्नमेंट था उस समय एक बच्चे ने सुसाइड किया था, तो उस समय में आया था कि ये सुसाइड क्यों हुआ है, उसके पीछे के कारण क्या थे। कोझिकोड में था या वहाँ था मुझे समय में, तो उस समय में बच्चा ये लिख करके गया था IIM में कोई सुसाइड सुना नहीं था, IIT की हो सकती है, IIM में अभी तो कोई सुसाइड नहीं हुई है। और उस समय उसमें बच्चे ने ये लिखा था कि मेरे को भाषा के कारण जो मेरी थोड़ा सा इंग्लिश होती है, तो उस समय में ये था कि कम से कम IIM लेवल पे ये होना चाहिए कि भाषा पे बाइलिंगुअल तो कम से कम। मैं एक बात कहूँ, ह्यूमिलिएशन जो बच्चे महसूस करते हैं ना, वो पीयर ग्रुप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रॉब्लम आती है। जी नहीं, अभी टेक्नोलॉजी लीवरेज कर सकते हैं बाइलिंगुअल क्लास में इंस्ट्रक्शंस द वे हिस्टोरिकली वी हैव बीन, इट्स नॉट सो इजी अ टास्क एंड डज इट ऐड वैल्यू बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है। वैसे इंदौर में देखेंगे, इंदौर में गीता पे बहुत काम हुआ, गीता मैनेजमेंट इंक्लूड किया है, मैं खुद मान गया था। नहीं, बिल्कुल में इंक्लूड कर सकते हैं। अभी मैं आपका रिस्पॉन्स दे रहा हूँ मल्टीलिंगुअल। जी बिल्कुल में हम लोग नेचुरली करेंगे और बाइलिंगुअल कर रहे हैं। बाइलिंगुअल होना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं, ताकि धीरे धीरे क्या बदलाव हो भी रहा है। बहुत जरूरी है। जी नमस्कार, मैं IIM सिरमौर से हूँ, 19 साल आया है और काफ़ी जो मेरे साथी ने कहा वो मुझे कहना है। NEP हम काफ़ी पहले से ही करते हैं, इनफैक्ट जैसे सेकेंड ईयर की कोर्सेज में सब इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, तो स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं कौन सा कोर्स उनके करना है एंड एंड ऑफ द ईयर उनको उतने कोर्स क्रेडिट कंप्लीट करने होते हैं, तो दे चूज द कोर्सेज। वहाँ पे एक कोर्स से दूसरे कोर्स को शिफ्ट भी कर सकते हैं। हमने रिसेंटली अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी शुरू किया है और इसके अंदर हिंदी में भी भाषण हो सकता है, बच्चे चूज करते हैं, स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा एक ही अप्रहेंशन है आपके सुझाव के ऊपर, बाइलिंगुअल में मुझे कुछ पर्सनली ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारा स्टेक होल्डर कौन है, कंपनीज आती है हमारे पास बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए और नौकरी देने के लिए, और अगर आप NIRF भी देख लोगे तो बच्चों को कितनी एम्प्लॉयमेंट मिली, कितनी तनख्वाह मिली, उनके ऊपर हमारा मूल्यांकन हो जाता है। तो उसी हालत में हम हिंदी के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दे सकते, तो जो कंपनीज हमारे पास आती है वो अंग्रेजी में बात करना चाहती है, और अगर बच्चे अंग्रेजी में नहीं आते तो उनको सिलेक्ट नहीं करते और बच्चा रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, और बाद में वो इंस्टीट्यूट को ब्लेम करता है कि इतना 2 साल देने के बाद, इतना पैसा देने के बाद मुझे जॉब नहीं मिला। तो ये वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मेरा खुद ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं है, हमें जब तक एक पूरी सिस्टम हम बदलते नहीं है तब तक ये हम कंप्लीट इम्प्लीमेंट पूरी तरह से नहीं कर सकते। हम नवाचार की बात करते हो, मुझे दिल से जो चुभता है वो मुझे बात करनी है। हम अपने भारतवर्ष को 2047 में विकसित करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है, हमारा गोल है, ध्येय है, लेकिन क्या हम ग्रासरूट पे उसके लिए काम कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ यहाँ सब सज्जनों ने इसके ऊपर थोड़ी सी विचार की है। बेसिक चीजें जैसे डिसिप्लिन, सिविक सेंस, क्या हम उसके ऊपर कुछ गौर फरमा रहे हैं? आज खाने के से यहाँ का मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल भी, यहाँ का कुछ बता नहीं बुरा नहीं बता रहा हूँ, कहीं जाते हो झूम में जाते हैं, क्या हम एक लाइन में कतार में आ सकते हैं? ये बेसिक जो चीज है क्या हम उसके ऊपर गौर कर सकते हैं? रास्ते में गाड़ियां चलाती है, सामने आदमी खड़ा है, उसकी भी परवाह नहीं होगी, हॉर्न बजाते जाएगा, क्या हमारे पास ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर कुछ कर सकते हैं? आप प्रबंधन के मैं नवाचार के बारे में बात कर रहा हूँ, जो करते तो हम अपना सब अच्छी से सभी बता रहे हैं, लेकिन जो मेरे दिल में लगा है ये मेरे भारत देश में होना चाहिए। आज का वो क्यों नहीं हो सकता? और आज का लिए हमें ग्रासरूट लेवल से शुरू करना चाहिए। बस ये मेरी प्रार्थना है। बहुत धन्यवाद। आज का जो मेन फोकस है, हमारा मेन फोकस यही है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए और विकसित भारत की तरफ कैसे बढ़ा जाए। आज का जो विकसित भारत का विकसित कोई भी विकसित राष्ट्र का, अगर जो भी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर जानते होंगे, द फर्स्ट कंडीशन इज एक सोशल डेवलपमेंट, और सोशल डेवलपमेंट में सिर्फ एक नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम नहीं आता है, लोगों का चरित्र, लोगों का वर्तन, इससे भी बहुत और इससे और अगर ये आयम्स में चेंज हुए तो हमने बोला कि सर मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो 22, 23, 24 साल के होते हैं। जी जी, हम कोशिश करते हैं उनको बदलाव करते हैं, लेकिन ये ग्रासरूट लेवल से होना चाहिए, और जिसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली एनईपी में कोई भर नहीं दिया गया।
नहीं वो अभी बताएंगे, माननीय देशराज जी बताएंगे कि इतना काम हुआ है हमारे यहाँ से, मतलब हमें पता चलेगा। और हमें फिर ऐसा लगता है कि हायर एजुकेशन में हमारी वाकई लिंकेजेस की जरूरत है, इतना काम हुआ है बहुत जरूर होता ही जी बहुत। मैं दादा लक्ष्मण स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सोलापुर विजिट कर रहा हूँ एंड वो अपने आप में अनोखा विश्वविद्यालय है जो सारे क्रिएटिव प्रोग्राम्स को एक जगह रन करता है। शायद इंडिया का दूसरा कोई ऐसा संस्थान नहीं है और हमने एडमिट तो लागू कर ही दिया इन क्रिएटिव प्रोग्राम्स में और बाकी मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स भी आगे शुरू किए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी क्योंकि हमारे पास फिल्म्स है, डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है और विजुअल आर्ट है, सो बहुत सारे फिल्म के विद्यार्थी जो है अपना काम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनली और नेशनली दिखा पा रहे हैं आज। और हम काफ़ी कंट्रीब्यूशन कुछ कैंपेन सरकार के लिए भी सोच सकते हैं। जी बाद में दो लोग बाद में आए हैं, आप अपनी इंट्रोडक्शन काफ़ी आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं तो वो अपने जी मैं अनिल पाटिल यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली उसमें निदेशक हूँ और मुझे करीब 1.5 वर्ष हुए हैं यहाँ पर। कुछ खास बातें जो शुरू की हैं, आइसर का जो बेसिक मैंडेट है वो बेसिक रिसर्च का है, फंडामेंटल रिसर्च का है। पिछले करीब 15 वर्षों से वो काफ़ी अच्छी रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रतिष्ठित रिसर्च करते चले आ रहे हैं। मैंने आने के बाद सबसे अपील की कि जिन लोगों ने 10 वर्ष से ज़्यादा अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर लिया है, उनसे अपेक्षा है कि वो अपने समय का 25% समय ट्रांसलेशनल रिसर्च के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है क्योंकि हमने जो हमारे फाइनेंसेस हैं उसमें पॉलिसी डिसीजन लिया कि जो पैसा हम हर साल फैकल्टी को देते हैं उसका 1/3 पैसा परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा और परफॉर्मेंस के जो पैरामीटर्स हैं वो क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं। उसके अलावा हमने ट्रांसलेशनल प्रोजेक्ट्स इनवाइट किए हैं और ट्रांसलेशनल प्रोजेक्ट्स में अच्छी संख्या में लोगों ने ट्रांसलेशनल प्रपोजल्स दिए हैं जिसको हमने इवेलुएट कराया, उसको फंड करने जा रहे हैं, जिससे कि एक दिशा, मेरा उद्देश्य यह है कि हमारे जो अच्छे रिसर्चर्स हैं वो नेशनल मिशंस के साथ अलाइन कर सकें, जिसके लिए उनको एक इंसेंटिव देने की आवश्यकता थी। और अभी एक बात और आखिर में बताऊंगा चाहूँगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक की पार्टनरशिप में रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क इस्टेब्लिश होने की बात चल रही है, जिसमें से आइसर मोहाली को सिलेक्ट किया गया है। और उसके लिए मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री से जाकर के, हमारी टीम ने जाकर के मुलाकात की, यहाँ की इंडस्ट्री की कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं में से कौन सी समस्याएं हम हल कर सकते हैं, और वो मैंडेट हम अपने रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क के लिए बनाएंगे। तो ऐसा कुछ प्रयास चल रहा है। बहुत धन्यवाद। बाकी बहुत सी बातें हैं जो सभी के मन में रह भी गई होंगी, वो एक बार रिटर्न एक बार लिख करके आप दे दें। और अभी केवल इंट्रोडक्शन, बस जी, केवल इंट्रोडक्शन। मैं दिल्ली कौशल मध्यमिता विश्वविद्यालय से हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अब समय की उसको देखते हुए आप अभी जो हमारा विश्वविद्यालय जो है वो रेगुलर पाठ्यक्रम के अलावा शॉर्ट टर्म कैडेट सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम चलाता है। हमने दिल्ली में 20,000 महिलाओं से प्रोएक्टिवली अप्रोच करके उनमें से 21 को प्रशिक्षण दिया और करीब उसमें से 1,000 महिलाएं अपना बिजनेस आप कुछ मेरा नाम शांतनु भट्टाचार्य है और मैं यहाँ CSIR की एक इकाई है, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसका निदेशक हूँ। मैं भी यहाँ करीब 1.5 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा निदेशक के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं CSIR का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करूँगा। तो CSIR बेसिकली हर लेवल पे इंडस्ट्री एंगेज करते हुए स्टूडेंट्स को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम स्कूल एजुकेशन। हमारा एक जिज्ञासा कार्यक्रम है। काफ़ी स्कूल्स के लोग यहाँ चंडीगढ़ में और अराउंड दे नो कि दिस कार्यक्रम दिस हैज स्टार्टेड सिंस द लास्ट 6-7 years
एंड इन द 5-year span करीब 10,000 के आसपास स्टूडेंट्स they keep coming to CSIR laboratories. Particularly in our case, it is about 10,000. But if you look at the 37 laboratories, it's about 40-50,000 and more than like 4-5 lakhs. So इस कार्यक्रम का क्या पर्पस है कि there are various themes. एक है one day as a scientist, कि लैब में आए, लैब में साइंटिस्ट के साथ काम करें और कोई इनोवेटिव आइडियाज़ पे चर्चा करें. हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये किया था कि CSIR काफ़ी क्लोज डोर था, तो कैसे उसको ओपन आउट किया जाए. तो उसमें एक 1 week 1 lab इनिशिएटिव कि एक हफ्ते तक पूरे लैब को ओपन करके सबके साथ कि क्या उसमें हो, इसके बारे में कुछ काम करें. उसके अलावा भी CSIR 2 अदर लेवल्स पे काम करता है. CSIO एक डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर करता है. एक बड़ा फेमस यूनिवर्सिटी, एक स्किल इंस्टीट्यूशन है, इंडो स्विस ट्रेनिंग सेंटर. आज का नहीं है, 1962 का है. और करीब 700 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आज की डेट में नॉर्दर्न इंडिया में हमारे स्कूल्स के हैं. स्विस एजुकेशन के माध्यम से ये स्टार्ट हुआ था. द फाइंडिंग्स दैट आर देयर इज कि वास्तव में स्किल उसी समय से ही एक तरह से स्टार्ट हुआ था, बट व्हाट लेवल द स्किल शुड बी, द करिकुलम इज डिफाइंड इन दैट मैनर. और स्किल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम इतने आवर्स या इतने क्रेडिट्स करा दें. द क्वालिटी ऑफ द स्किल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जस्ट वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि किसी 2 स्टूडेंट्स के हमारे जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर है, आप अगर ड्राइंग बुक्स देखें और उनकी राइटिंग देखें, बी इट हिंदी बी इट इंग्लिश, आप दोनों में से किसी में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं. दिस इज द लेवल ऑफ स्किल एट विच वी आर ट्रेनिंग दिस पीपल एंड दे आर फाइंडिंग देयर एम्प्लॉयमेंट, दे आर फाइंडिंग इन द इंडस्ट्री. 1-2 चीज़ें सर ये बोलूँगा कि व्हाट इज नीड ऑफ द डे, व्हाट वी थिंक. हम लोग इनोवेशन की बात कर रहे हैं. एवरीबडी इज टॉकिंग ऑफ इनोवेशन इन द होल कंट्री. आर वी हैविंग एनी एजेंसी और आर वी हैविंग एनी ग्रेडिंग स्कीम टू रेट द इनोवेशंस? कैन वी डू अ क्वालिटी इंडेक्स ऑफ इनोवेशन? हम जब एजुकेशन की बात करते हैं, वी हैव NIRF, बट वी डोंट हैव अ इनोवेशन इंडेक्स रेटेड इंटरनली विद इन द कंट्री. So CSIR is trying these initiatives through the NRDC and other banks. हम एक ऐसा कर रहे हैं कि इनोवेशन को एक इंडिया वाइड करके कैन वी रियली रेट कि इंस्टीट्यूट्स एज पर व्हाट इज द इनोवेशन इंडेक्स ऑफ द इंस्टीट्यूट. तो उस तरह के कुछ आइडियाज अभी चर्चा में हैं. इनफैक्ट वी शुड डू दिस बिकॉज नहीं तो जो क्वालिटी एस्पेक्ट है कि कर तो सबको ही रहा है और इनोवेशन भी कर रहा है, लेकिन क्या वो रियली इम्पैक्टफुल है? जो आपने इम्पैक्ट की बात बार बार करी, उसके लिए एक ग्रेडिंग होना बहुत ज़रूरी है. तो ये मेरे ख्याल से इस फोरम से ज़्यादा बेटर फोरम और कोई नहीं हो सकता है कि एवरीबडी शुड रेज देयर वॉइस इन दिस पर्टिकुलर मैनर. थैंक यू सर. I think today's education must be challenging, creativity, and should get some kind of skill set that lead to jobs. Because of the, these 3 things are not there, that's why only people are looking for medical and engineering. I think we needed to make education as such challenging and job oriented. So after joining NIPER Mohali, we actually changed the syllabus in such a way that it brought a lot of challenges, creativity, entrepreneurship, skill set. So our students' placement is more than 90% and it's really good. I think as a institute of higher learning, what we should do, we should actually train the trainers more and try to introduce some kind of skill sets among the colleges or the smaller universities or non-technical universities so that people get jobs. Skill set is very important. Otherwise, one of the points that was supposed to be discussed, how to make it interesting. If there is not challenge and at the end of the syllabus, after 3 years or 4 years, if they don't get a job, how are they going to be interested? So we need to look at how are going to make the enough skill sets, the kids are going to get a job. Then I think we should make hard pitching how to make enough skill sets. Thank you. थोड़ी बाद में एक बार इसके बाद थोड़ा सा एक बार हम कर लें, उसके बाद जी नहीं आपके बहुत इनोवेटिव आइडियाज आए हैं, हम बोल दें, आप एक लाइन में बोल दें. तो सर ये मैं मानता हूँ आपकी बात कि सोशली वी नीड टू डेवलप इन दिस कंट्री टू मच,
लेकिन कर socially we need to develop. We are socially far advanced Western नो nations. व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे आप क्या Civic sense, discipline. यस यस okay, आई एम कमिंग टू दैट nationalism, patriotism, these basic values which needs to be instilled. I am coming to And in that. the first 4 years, we should only do that. Yes, I am coming to that. So what I am trying to say is the best possibility is for schools to develop this concept of how to stay within a family. Okay, what I am trying to think is only giving a solution to it. I am not challenging your. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस चर्चा को यहीं स्टॉप करते हैं। अब मैं रघुनंदन भाई साहब से एक बार आग्रह करूंगा, क्योंकि हायर एजुकेशन में विद्या भारती की तरफ से आपका बहुत रोड मैप आपने बनाया है विकसित भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत की तरफ कैसे बढ़ा जाए, मैं एक बार आपसे आग्रह करूँगा। हाँ, सभी को नमस्कार। ये आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों ने जो चर्चा किया है, बहुत बार शिक्षा क्षेत्र में हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी ऐसा बहुत सारे विचार हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा आसपास में संस्थानों के साथ ही बहुत बार संवाद जितना होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं होता है। इनफॉर्मली बहुत कुछ डिस्कशंस होता है, जैसा हमारा प्रोफेसर पाठक सर अभी कहा है, संस्कृत विश्वविद्यालय, हम लोग शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल ज्ञान तो संस्कृत साहित्य में ही है। सो हमारा संस्थानों उस तरह जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ है, उसके साथ भी संवाद करना है, और आईसर है, नाइपर है, ऐसा संस्थानों के साथ भी संवाद, ये जो प्रयास आज प्रारंभ किया है, ये इससे पहले भी कुछ प्रयास किया होगा, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है इस आइडियाज़ के माध्यम से बहुत कुछ हम लोग शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारा देश में बहुत सारे जिस तरह संस्थानों में हम लोग काम कर रहे हैं, सो ग्रास रूट लेवल में बहुत सारा समस्या अभी भी बाकी है। जैसा सर ने बताया, बेसिक कुछ विषय मैं चर्चा कर रहा था, हमारा एक NIT के चेयरपर्सन वो मेरे से चर्चा कर रहे थे, बहुत बार हमारा यूनिवर्सिटी में जो मेस में जो भोजन पकाते हैं, भोजन जो भी कुक है, उनको हम लोग मिनिमम वेजेस दे रहे हैं क्या, ऐसा हम लोग एक आध जगह सर्वे किया। सो बहुत बार ये विषय में आता है, हम लोग बहुत कुछ रिसर्च चर्चा बहुत कुछ करते हैं, हमारा सामने जो मेस है वहाँ व्यक्ति को मिनिमम वेजेस तो मिलना चाहिए, ये तो सरकार का कानून है। बहुत सारा हमारा संस्थानों में भी ये व्यवस्था नहीं होता है। मुझे लगता है ये इनोवेशन हो या समाज में जो भी समस्या है उसके लिए समाधान हो, दोनों के लिए व्यक्ति संवेदनशील होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है हमारा संस्थानों में ऐसा हर चीज़ के बारे में व्यक्ति को सेंसिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या प्रयास करते हैं। बहुत बार हमारा चर्चा होता है, हर चीज़ हम लोग मनुष्य केंद्रित ह्यूमन सेंटर्ड ऐसा चर्चा सोचते हैं हम लोग बहुत बार, लेकिन ह्यूमन भी नेचर का पार्ट है। हम लोग वैसे नेचर सेंटर्ड सृष्टि केंद्रित ऐसा सोचना चाहिए। इसी को हम लोग ये भारतीय विचारधारा ही है बहुत बार। सो इस तरह मुझे लगता है व्यक्ति आसपास के परिस्थिति के बारे में संवेदनशील होना, या व्यक्ति प्रकृति के बारे में सृष्टि के बारे में सेंसिटिव होना, या व्यक्ति बेसिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है वैसा जो भी ड्यूटीज़ है, राइट्स के बारे में तो चर्चा होता है, कर्तव्य के बारे में भी बीच बीच में चर्चा करना, ये हमारा संस्थानों के कल्चर में कैसा ला सकते हैं, इसके संदर्भ में भी सोचना चाहिए हम लोग। बहुत बार ये होता है, बहुत बड़ा इनोवेशंस का चर्चा होता है, लेकिन हमारा केरल में किया ना, देयर इज नो बैक बेंचर्स, ऐसा हमारा सिटिंग सिस्टम अरेंजमेंट बदल दिया। ऐसा मुझे लगता है इनोवेशन यानी हमारा यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में भी बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। बहुत बार एक ही क्लासरूम में बैठकर बोरिंग हो जाता है। मैं यहाँ देख रहा था पोस्टर में, बाहर भी हम लोग क्लासेस चलाएंगे ऐसा। सो मुझे लगता है ऐसा कुछ विचारधारा के ऐसा यानी
हमारा क्लासरूम यूनिवर्सिटी में छोटा मोटा ऐसा इनोवेशन क्या हो सकता है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। एक तो प्रयास, जैसा सर ने कहा, भारतीय भाषाओं का प्रमोशन करना चाहिए। अभी केंद्र सरकार एक प्रोजेक्ट भी लिया है, कोई भी, जैसा सर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया, ये कोई भी कंपनीज के लोग इंग्लिश नहीं आने से अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग ये प्रयास कर सकते हैं कि उसमें कुछ मात्रा में जो भारतीय भाषा में बोलेंगे, लिखेंगे या कोर्स करेंगे, उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहिए। उस दृष्टि से भी एज एन इंस्टीट्यूशन हम लोग एफर्ट करने से कुछ लोगों को फायदा होगा। और अभी केंद्र सरकार ये भारतीय भाषा के संदर्भ में एक यूजीसी भी सर्कुलर निकाला है, या इवन एआईसीटी का भी सर्कुलर है। हमारा देश में कोई भी स्टूडेंट जिस भाषा में पढ़ना चाहता है उस भाषा में उनको रीडिंग मटेरियल मिलना चाहिए। सो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। इन नेक्स्ट 3 years, so government is going to prepare for around 3 lakh textbooks. So मुझे लगता है इस मिशन में भी हम लोग सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। सो इसलिए सरकार के संबंधित गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम्स है, सरकार का जो भी नीति है, उसमें हमारा इंस्टीट्यूशन अलाइन होकर के चलना महत्वपूर्ण है। बहुत बार एक दिशा में हमारा देश का माननीय प्रधानमंत्री जी पॉलिसीज और प्रोग्राम बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन दूसरा तरफ चल रहा है, ये तो संभावना नहीं है। वी शुड अलाइन विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। इसके संदर्भ में भी सभी संस्थानों को सोचना चाहिए, ऐसा ही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। देशराज जी से एक बार आप, क्योंकि स्कूल का आप पूरा देश भर का लगभग सभी के अपना विचार भी आया है और जो कार्य कर रहे हैं उसका भी छोटे छोटे प्रसंगों में हम सब ने अपनी बात रखी। कुल मिलाकर अपनी इस चर्चा के बीच में विद्या भारती जिसके प्लेटफॉर्म पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, हमारी जानकारी में होगा कि विद्या भारती इस पूरे देश के अंदर 24,000 फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन कर रही है। 36 लाख बच्चा पढ़ता है, 1,53,000 टीचर्स हैं और भारत के 684 जिलों के अंदर काम है अपना। अगर इसके एलुमनाई के प्लेटफॉर्म को देखें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म विद्या भारती ने एलुमनाई के नाते 10,54,000 एलुमनाई जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं एक पोर्टल के अंदर। दोनों ही काम दुनिया के अंदर बिगेस्ट लार्जेस्ट हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि जब वो स्कूल एजुकेशन है तो एनईपी की जो लिंकेज की बात करती है हायर एजुकेशन के साथ, तो वह हायर एजुकेशन का रोल क्या रहे। बच्चा तो स्कूल से ही निकल आएगा चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो जब तक स्कूल का बच्चा उस माइंडसेट से नहीं आता तो हायर एजुकेशन कितना अच्छा रिजल्ट दे सकती है, ये प्रश्न चिन्ह बने ही रहेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर खोजना हम इस दृष्टि से क्या कर सकते, जैसे चंडीगढ़ में बताया, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कही, 43 इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करने का बहुत एप्रिशिएटेबल इनिशिएटिव है, वो एक बहुत बढ़िया प्रयास है। हम चाहते हैं कि विद्या भारती का अगर आप रिजल्ट भी देखेंगे तो अभी पिछले 2 वर्ष पहले जो 5 एडीजीपी थे, डीजीपी थे नॉर्थ के, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के, वो विद्या भारती के ही विद्यार्थी थे। ऐसा एक बहुत नेटवर्किंग है, बहुत बड़ा काम है। अगर ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं और हायर एजुकेशन स्कूल के अंदर भी प्रयास करती है और वो बच्चे फिर आपके इंस्टीट्यूशन में पहुंचते हैं, तो जो चाहे वो सिविक सेंस की बात कर रहे हो, चाहे वो वैल्यूज़ की बात कर रहे हो, मुझे लगता है बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। तो मैं बैठा बैठा 3-4 बातें मेरे ध्यान में जब आप बोल रहे थे, तो हम क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है एक तो एडॉप्शन ऑफ द स्कूल,
हम एक लिस्ट साझा कर सकते हैं कि कुछ विद्यालयों को हम अडॉप्ट कर लें हायर एजुकेशन, किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूशन हायर, चाहे वो संस्कृत है, चाहे वो IMM का, वो कोई, क्योंकि अलग अलग पार्ट में मनुष्य के बारे में हम विचार नहीं कर सकते, मनुष्य मनुष्य ही है। तो इसलिए दूसरा, कॉलेज स्कूल को अडॉप्ट करने के बाद जो भारतीयता है शिक्षा के अंदर आनी चाहिए, जिसका एंट्रेंस ना होने के कारण से समस्या है। जब हर सिस्टम में भारतीयता आ जाएगी तो समाधान अपने आप आएंगे, ढूंढने की जरूरत, जो कोठारी जी ने जो कहा था जोधपुर की कॉन्फ्रेंस में, कि जो विद्वान लोग हैं इनका सोचने का केंद्र बिंदु जब यूरोप से भारत आ जाएगा तो परिणाम अच्छे आ जाएंगे। इतना ही करना है सर। तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, मुझे लगता अभी बंसल जी चेयर कर रहे हैं, कैलाश जी, तो ये भी हम एक नटशेल में अगर बना लेंगे पिन पॉइंट, और 1, 2, 4, 5 महीनों से वो काम शुरू होगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन जब ये काम करेंगे तो मैं देख रहा था कि जो PhD के टॉपिक की बात आती है, हम सब जानते हैं वो कैसे होते हैं, उसकी लिस्ट ऑफ टॉपिक अगर बन जाती है हर इंस्टीट्यूशन के लिए, और वो भी स्कूल लेवल पर आ जाता है, बच्चा उस पर सोचना शुरू करता है 9th ऑनवर्ड, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसके लिए चाहे वो वाइस चांसलर, चाहे वो डायरेक्टर, चाहे वो चेयरमैन का ग्रुप है, कोर ग्रुप ऑफ टीचर्स, यूनिवर्सिटी के अंदर अपने इंस्टीट्यूशन के सारे टीचर्स काम करेंगे ऐसा ये सोचना ही चाहिए। लेकिन क्या हम एक कोर ग्रुप तो बना सकते हैं 5-10 लोगों का, उसके माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग हो, और उस ढंग से जब आगे चलेंगे तो उसके फिर रिजल्ट आएंगे। फिर चाहे वो असेसमेंट रिफॉर्म्स की बात आए, चाहे वो मेंटरशिप की बात आए, टीचर ट्रेनिंग की बात आए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है जो ब्रिजिंग है +1 और +2 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है बच्चे की। तो ये हायर एजुकेशन इंटीग्रेशन, उस फाउंडेशन को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, वहाँ पर अगर हम ब्रिजिंग दे देंगे +1, 2 में, या 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में, तो भी एक बहुत अच्छा, ऐसे कुछ स्कूल कॉलेज क्लस्टर डेवलप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय और विद्यालय इसका क्लस्टर, कॉलेज और स्कूल इसका क्लस्टर। तो ऐसी बातों पर अगर हम विचार करके आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि शिक्षा के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन बड़ी जल्दी आ सकता है, ऐसा मुझे कहना है। प्रोफेसर कैलाश शर्मा जी जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं इस पूरे सत्र की, मुझे लगता है कि एक प्रार्थना दूं जी, कमिंग फ्रॉम अ स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स क्लासेस में नहीं आते, एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है। इसके ऊपर कोई विचार, कोई सलाह दे सकते हैं तो जरूर दीजिए, मार्गदर्शन चाहिए। विदाउट शुगर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा जी, सारे सर एक जस्ट छोटी बाद में, क्योंकि हमारा समय साथ नहीं दे रहा, अभी समय थोड़ा सा वो है। बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हमारी हुई है, और इसकी हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो हम 1 हफ्ते का समय देंगे। जितेंद्र जी जो है वो एक ईमेल आईडी सभी को सर्कुलेट कर देंगे, और उसमें उसी ईमेल आईडी पे आप अपने अपने सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि हम आपके सुझावों को, जो कुछ रह गए हों, उनको हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। मेनली आज का जो था कि अपने अपने विश्वविद्यालय पे हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस, बहुत अच्छा इनोवेशंस, बहुत पेटेंट्स, और कई बार ये होता है कि हम जो हमारा मूल उद्देश्य है समाज के साथ जुड़ना और भारतीयता की तरफ हर उस दृष्टि से, जैसा देशराज जी ने कहा कि हमने अगर अपनी दृष्टि को यूरोप से हटा करके भारत की तरफ मोड़ लिया, तो मुझे लगता है कि हमारा पर्पस, और यही हमारा काम हर विश्वविद्यालय का होना चाहिए, हर विद्यार्थी के लिए, कि हम विद्यार्थी को भारतीयता के साथ मैं से हम पे, हमसे परिवार में, परिवार से समाज में, समाज से राष्ट्र पे, राष्ट्र से कहीं ना कहीं सृष्टि की तरफ, और सृष्टि से परमेष्टि की तरफ हम उस विद्यार्थी को कैसे ले जाएं, यही अगर हम ये उद्देश्य हमारा पूर्ण हो जाता है तो मुझे लगता है कि हमारा काफ़ी काम जो है वो सक्सेस हम अपने आप को मानेंगे। तो हम इसको, और दूसरा जो है मुझे लगता है कि आप सब जो है एक ध्यान रखें कि हमें अपने अपने विश्वविद्यालयों को भी, जैसे एक इम्पॉर्टेंट बड़ा आया है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि
बनाने के लिए। तो जैसे हमने देखा कि हमारे पास पंजाब है, मान लो पंजाब में IIM भी है, हमारे पास IIT भी है, NIT भी है, बाकी इंस्टीट्यूट भी मेडिकल भी है। अगर क्लस्टर बन जाए तो मुझे लगता है कि वी कैन शेयर अवर बेस्ट प्रैक्टिसेस। और दूसरा जो है, जो अभी अडॉप्ट करने वाली बात है, वो हमें तय भी करना है और 1 महीने के अंदर अंदर हमें बताना भी है कि हमने कितने स्कूलों को अडॉप्ट किया है और हमारा फ्यूचर प्लान आने वाले समय में क्या रहने वाला है। जी, प्रोफेसर कैलाश। मुझे लगता है कि ये जो लगभग 1.5 घंटे में हम लोगों ने चर्चा की है, यहाँ पर इस कमरे में उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए संस्थानों के एक तरह से नेतृत्वकर्ता, फॉर्मल या प्रोफेसर्स के रूप में ऐसे लोग हैं। हम में से कई लोग ये जो ज्ञान कुंभ का प्रारंभ हुआ है उसमें शायद लगातार भी आए हैं, 1-2 में आए होंगे, हो सकता है हम में से कुछ नए भी होंगे। मुझे लगता है कि एक तो बेसिक बात यह है कि जो जितनी चर्चा हम लोगों ने की है नवाचारों के संबंध में, और सब ने बहुत उपयोगी अपने सुझाव सबके सामने रखे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने कैंपसेस में करने वाले। और शायद मुझे ये लगता है कि ये हम इसलिए कर पा रहे हैं कि विद्या भारती का जो एक सिद्धांत है, जो काम है, कंसेप्ट है, फिलॉसफी भारत की लेकर के विद्या भारती चल रहा है, उसको हम लोगों ने जाना है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो इस महाकुंभ में हम लोग आए भी हैं। हमारी एक तरह से ये इच्छा है कि विद्या भारती जो काम, जो दर्शन लेकर के काम चल रहा है, वो सब जगह जाए और हम अपने अपने संस्थानों में भी उस काम को लेकर के जाएं। और हम सब लोग जानते हैं कि जो अभी माननीय देशराज जी ने कहा कि एक जिसको कह सकते हैं कि छाप छोड़ी है भारतीय समाज के अंदर, जो दुनिया भर में भी गए हैं विद्या भारती स्कूलों से निकलने वाले छात्रों ने। उनके व्यवहार में, उनके वैल्यूज़ में, उनके किस प्रकार से समाज में वो काम करते हैं, बड़ी संख्या में। और इसलिए कुछ वर्षों से, अभी कुछ 7-8 वर्षों से ये प्रयास हुआ है कि ये सारे कंसेप्ट्स जो विद्या भारती के स्कूलों में रहते हैं वो इस उच्च शिक्षा में भी जाएं। इसलिए उच्च शिक्षा में भी विद्या भारती काम कर रही है और ये दोनों का कंबाइंड एक एफर्ट है कि सब मिलकर के स्कूल से लेकर के और उच्च शिक्षा, इसके साथ में कंटिन्यूटी में सिंक्रोनाइज होकर के कैसे विद्यार्थी का डेवलपमेंट किया जाए। जो एक शब्द में संकेत के अंदर NEP में आया है, KG to PG की पढ़ाई, यानी वो सब सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। और इसलिए आने वाले समय में एक काम हमारे सामने ये भी रहेगा कि अभी तो हम पीस मील में काम कर रहे हैं, अपने अपने डोमेन में, अपने अपने कैंपसेस में, अपने अपने क्षेत्र में। NCERT में अपना काम चल रहा है, हम उच्च शिक्षा में कर रहे हैं। लेकिन अब शायद 1.5 साल में ये विषय आ जाएगा कि अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के NCAF और अकॉर्डिंगली सिलेबाई और बुक्स ये आ जाएंगी। हमारा काम ये रहेगा कि उनको हम अपने अपने हायर एजुकेशन के कोर्सेज के साथ भी अलाइन करें। ये नहीं हो कि स्कूल में वो कुछ पढ़ें और हायर एजुकेशन में आके या तो डुप्लीकेशन हो या फिर उसका आगे कोई उत्तरोत्तर विकास उस दृष्टि ने नहीं हो। तो ये अलाइनमेंट भी आगे 1-2 सालों में मुझे लगता है हमें आगे चल करके करना पड़ेगा। दूसरा जो चर्चा में आया, मैं उसका जवाब भी नहीं दे रहा हूँ, कंट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात हमेशा इसमें कम है लेकिन बाकी ऐसे संगोष्ठियों में ध्यान में आती है। जब भी होलिस्टिक एजुकेशन की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बातें आती हैं और फिर भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान, भारतीय सारा दर्शन ये शिक्षा में आए, उसकी बात आती है तो कहीं न कहीं किसी न किसी कॉर्नर में हमारे एजुकेशनिस्ट के दिमाग में कुछ बातें आती हैं और वो एक्सप्रेस भी हो जाती हैं। जब भारतीय भाषाओं की बात आती है तो मैं उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, या आज के समय में आवश्यक है। लेकिन आपको एक उदाहरण भी ध्यान में होगा कि महाराष्ट्र के अंदर एक महाविद्यालय ने मराठी में टेक्निकल एजुकेशन देना, बीटेक देना, ये प्रारंभ किया है। उसके 2-3 बैच बाहर भी आ गए हैं और आपको सबको आश्चर्य होगा कि वो मराठी माध्यम से पढ़े हुए कोई भी विद्यार्थी वो जॉबलेस नहीं है, सबको प्लेसमेंट मिला है।
इसलिए हमारे मन में ये संकोच कभी भी नहीं आए कि यदि हमने भाषा अंग्रेजी को छोड़ करके भारतीय भाषाओं को यदि हम प्रोत्साहन देते हैं तो शायद बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा, प्लेसमेंट हमेशा जब होलिस्टिक एजुकेशन की बात आती है उसमें एक और थोड़ा सा विषय निकल के आता है कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए। होलिस्टिक एजुकेशन डजंट मीन जॉबलेस एजुकेटेड पर्सन्स। जो भी क्षमतावान व्यक्ति होगा, जिसकी सारी क्षमताओं का विकास होगा, वो जॉबलेस रह ही नहीं सकता। और इसलिए ये प्लेसमेंट और इस कंसेप्ट से बाहर जाके स्टार्टअप्स, अपने एंटरप्रेन्योर्स, अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए विभिन्न प्रकार के कैसे नवाचार करके मैं आगे जा सकता हूँ, मुझे लगता है कैंपसेस में ये वायुमंडल भी हमें लेकर के जाना पड़ेगा। हमेशा किसी कंपनी या सरकारी नौकरी की तरफ डिग्री लेकर के जाना, पैकेज जाना, मुझे लगता है इस एनवायरनमेंट से भी हमें बाहर जाना पड़ेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछले 10 साल से अहरनिश प्रयास कर रहे हैं इस स्टार्टअप इंडिया के और एंटरप्रेन्योरशिप पे भारत को ले जाने के लिए। ये अलग बात है कि विरोधी पक्ष उसमें से बार बार कितने जॉब हैं, कितने नौकरियां हैं वगैरह विषय उठाते हैं, लेकिन वायुमंडल बदल रहा है। IITs किए हुए विदेश में बसे हुए हमारे नौजवान वापिस लौट रहे हैं, तो हमारे कैंपसेस में मुझे लगता है इसका भी एक रोल होता है। और एक मुझे और जोड़ना है विषय, वैल्यू एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और चारित्र निर्माण, ये स्कूल का दायित्व होगा क्योंकि वो उसकी ऐसी स्टेज है जिसमें वो ज़्यादा लर्निंग में रहता है। इट डजंट स्टॉप एट एनी एज। और इसलिए हमें ये कभी भी नहीं लाना चाहिए कि वो जैसा स्कूल से प्रोडक्ट आया, हमारे यहाँ कैंपस में आया तो हम उसमें अब कुछ कर नहीं सकते। नहीं, हम कर सकते हैं, लोगों ने किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में किए हैं। सवाल ये है कि वो वायुमंडल देना पड़ेगा। जो सुबह उद्घाटन सत्र में अधिकांश हमारे वक्ताओं ने एक विषय कहा था, ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज का जो व्हीकल है वो टीचर है। और टीचर यानी आचार्य जो आचरण करके दिखा दे। एक विद्यार्थी जिसके संसर्ग में आता है टीचर के, वो इन वैल्यूज़ को खुद देखता है कि हमारा टीचर कैसे बिहेव करता है। आप सब लोगों ने चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं और कैमरा उस पर फोकस रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे छोटे विषयों के ऊपर कैसा विषय रहता है। एक किताब का विमोचन करते समय जो कागज़ निकलता है, उस कागज़ को नीचे डालना या कोई उठा करके ले जाना, ये स्वाभाविक है, होता है, कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर उस कागज़ को मोड़ के अपने जेब में रख लेते हैं कि ये किसी और का काम नहीं है, स्वच्छता, ये स्वच्छता मेरा भी काम है। मुझे लगता है इस प्रकार का आचरण जब शिक्षक का कैंपसेस में दिखता है और एक ऐसे वैल्यू एजुकेशन, भारत केंद्रित वातावरण, कैंपसेस की जो कल्चर यदि हम विकसित करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से वो विद्यार्थी सीख करके ही जाएगा। और इसलिए ये स्कूल से हायर एजुकेशन की ओर जाने के लिए हम लोग चूंकि अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के लीडर हैं, लेकिन विद्या भारती के कंसेप्ट को भी समाज में आगे ले जाने वाले लीडर्स हम ही लोग हैं। और इसलिए इन अपेक्षाओं को मुझे लगता है कम से कम आइडियल आदर्श रूप में हम जहाँ जहाँ हैं उन संस्थानों में हम इस कंसेप्ट को, विद्या भारती के इस कंसेप्ट को हम जरूर अपनाएंगे। भारत की फिलॉसफी के बेस पे कैंपस का डेवलपमेंट वातावरण बनना ही चाहिए। केवल क्यूरिकुलम में IKS नहीं, IKS इन दी कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूट, कैंपस में उसकी ओर हम लेकर के जाएं। बस इतना ही निवेदन आपके सम्मुख करता हूँ। आप सभी का ये हो गया, आप सभी का धन्यवाद। लेट हो गया इसमें। ओके, थैंक यू। समय नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा ही समय दे पाए के लिए मतलब भी होता है, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन आप सभी से मेरी अनुरोध रहेगा कि आप सभी एक अपना 1 या 2 पेज का राइटा तुरंत ही, मतलब उसके बाद अपना जोश हो जाता है जब हम जैसे जैसे समय निकल जाता है। तो आज भी अगर हो सके कल तो ये
जतिंदर ये पंजाबी जितेंद्र पंजाबी जतिंदर गर्ग GARG @yahoo.com garg@yahoo.com GARG इसमें भेज सकते हैं। और अगर आप कॉपी करना चाहें तो विपिन जैन 7678 विपिन जैन VIPIN विपिन जैन 7678 @yahoo.com gmail.com विपिन जैन 7678 @gmail.com। तो आप सब इन सभी जो आपके सुझाव आएंगे इनको हम कंपाइल करेंगे। ये जो रिपोर्ट बनेगी ये रिपोर्ट को आप जब सबके सुझाव आ जाएंगे फिर रिपोर्ट सबको सबमिट करोगे जी फिर आप उसको 1 हफ्ते का टाइम दोगे फिर उसके बाद हम उसको फाइनल बनाएंगे उसके बाद जो आगे एक्शनेबल पॉइंट्स होंगे वो सभी को इंटीमेट किए जाएंगे। So, I will take this opportunity to thank everyone, and this is really a matter of fortune that all of you are here. And as I said in the beginning, please collaborate with us, be in touch with us, send your students, send your faculty to work with us. So thank you again for coming, and it is a real fortune for us. One more thing I would like to add in what sir said, because right now since I am also from the science background, we are having adequate facilities in every institute, especially the centrally funded institutions. I hope the vice chancellors and directors from these institutions will allow, try to make a pool of these facilities to other universities as well on a nominal charges. I hope मिनिस्ट्री ने आई स्टेप एक स्कीम शुरू की नहीं वो तो की है, चलो फिर भी जो उसमें रेटेपिज्म रहता है तो आई थिंक इसमें हम इस तरह का भी कुछ करें तो बहुत अच्छा लगेगा। Thank you for the offer. May we have a group photograph outside? जी जी।